अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को हर चंद साल के बाद आईएमएफ के दरवाजे के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के सामने, वो अपनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाया जाए? जो क्राइसिस शुरू होता है पाकिस्तान में, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस से ही स्टार्ट होता है और वही हमें दोबारा आईएमएफ के दरवाजे पे ले जाता है। पाकिस्तान से बरामदात बढ़ नहीं पाती। अब पिछले अगर 5-6 साल की आप कहानी देखें तो हम 30 अरब 31 अरब डॉलर के आगे पीछे, कभी 2 ऊपर कभी 1 नीचे, उसी में फंसे हुए हैं और उसको क्रॉस नहीं कर पाते। इंपोर्ट्स इसके मुकाबले में हमारी वो 70-80 अरब डॉलर तक पहुंच जाती हैं और हमारे लिए इतनी मुश्किल पैदा हो जाती है कि इसको फाइनेंस कैसे करें। अब रवा माली साल में एक अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम है। पिछले साल भी अल्लाह की मेहरबानी रही थी और उस मेहरबानी के पीछे पाकिस्तान के हालात का भी बहुत दखल है। यहाँ पढ़ी लिखी यूथ को जॉब्स नहीं मिली और बड़ी तादाद में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि जो बैंकिंग चैनल से रिमिटेंसेस आने की टोटल क्वांटम है, उसमें खातिर-ख्वाह इजाफा हो गया। तो अगर 40 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस आती हैं, उधर से 40 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होता है, तो हम उसको फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन हम अपनी बरामदात को नहीं बढ़ा पाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं ला पाए और एक मुश्किल सूरत हाल का हमें सामना है। इसी तरीके से जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स को सामने रखा जाए तो पिछले 3-4-5 सालों से क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी नहीं आई, बरामदात बढ़ी नहीं, तो एलएसएम की भी ग्रोथ ना होने के बराबर है। रवा साल के पहले 5 माह में आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड हमें 6% की ग्रोथ नज़र आती है। लेकिन इस 6% की ग्रोथ के अंदर भी 175% या पता नहीं इससे भी शायद ज़्यादा शहरों से हमने ग्रोथ अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर दिखाई हुई है। बाकी जो एरियाज़ लार्जली हैं बहुत ही निग्लेजिबल ग्रोथ है और बाज़ों के अंदर नेगेटिव ट्रेंड है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे कि असल मसला है क्या, बरामदात बढ़ क्यों नहीं पाती, बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही, एफडीआई फ्लोज पाकिस्तान में बिल्कुल सूख गए हैं, इसके बगैर पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा। और इस मौजू के ऊपर बात हमारे साथ मेहमान शख्सियात में मरूफ बिज़नेस लीडर्स हैं। आज 3 बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात हैं, बड़े नामवर लोग हैं। आज हमारे साथ एसएम तनवीर साहब हैं, कामरान अरशद साहब हैं और मोहम्मद रेहान हनीफ साहब हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एसएम तनवीर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। 18.2 अरब डॉलर की बरामदात हैं अभी तक के जो अदादोशुमार हमारे पास 7 माह के हैं। इसके मुकाबले में 40.2 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं। 22 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बरामदात में अनफॉर्चुनेटली जनवरी के महीने में इजाफे के बावजूद मजमूई तौर पर 7 माह में -7% नेगेटिव ग्रोथ है 7% की। तो हम बरामदात में इतनी मुश्किलात का क्यों शिकार है, क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हम सबको पता है कि हमें डॉलर्स अपने मुल्क में चाहिए। अब डॉलर कैसे आ सकते हैं? एक्सपोर्ट करेंगे, एफडीआई आएगी या टूरिज़्म होगा। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है डॉलर लाने का। एक्सपोर्ट कैसे होगी जब आप खुद ही सब कह रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो ही छोड़ती जा रही हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेपहा हाई हो जाएगा, जिसमें बिजली की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, बैंक इंटरेस्ट एबनॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने इश्यूज़ हैं यहाँ पर, तो जो आदमी काम ही नहीं कर सकेगा या जो बाहर की कंपनियां मुल्क छोड़ के जा रही हैं, तो एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ेगी। मैं इस बात को मानता हूं और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं अपनी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अभी जो 4 रुपये 40 पैसे कम किया, तो हमारी गवर्नमेंट की भी अपनी बहुत मजबूरियां हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इससे भी ज़्यादा कर दूँ। अभी 4 रुपये 40 पैसे मैं बिजली कम कर रहा हूँ। अभी इन्होंने जो रीफाइनेंस है उसको रिड्यूस किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब तक हम आईएमएफ के चुंगल से नहीं निकलेंगे, जब तक हम मसले मसाइल हल नहीं करेंगे, जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगी, तो हम अपने जो रीजन है जिससे हमने कॉम्पीट करना है उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन हम उनके बराबर आ जाएंगे, उनसे कॉम्पीट करेंगे, तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और डॉलर ज़्यादा मुल्क में आएगा। एसएम तनवीर साहब, लेकिन आईएमएफ के चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जिन ज़रियों से बढ़ सकती है, जिसके बगैर आप आईएमएफ के बगैर गुजारा कर सकते हैं, वो या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ या आपकी एफडीआईज़ में इजाफा हो जाए, तो फिर एक तरीकाकार मौजूद है। अदरवाइज़ एनुअल जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो 22 से 25 अरब डॉलर्स की हैं।
12 अरब डॉलर 13 अरब डॉलर हमने सऊदी अरब से, यूएई से और चाइना से मांग के अपने रिजर्व्स में रखा हुआ है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आजकल यूएई हमारे साथ बहुत मोहब्बत कर रहा है, 1 महीने के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रखा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में आप सोचते हैं कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे? मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है फोर्सिबल फ्यूचर में। नहीं सर, मैंने 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें मैंने यही कहा था कि मुझे तो ख़तरा है कि हम IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे और हम फिर फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हम ना पॉलिटिकल डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, हमें दिल से मेहनत की ज़रूरत है कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाएं, हम इंडस्ट्री की कॉस्ट को कैसे रीजनली कॉम्पिटिटिव करें। मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूँ, कहीं भी हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री सब्सिडी नहीं मांगती। हम कहते हैं रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दें। अगर तो हमारे रीजन में जैसे कि चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है जो हमारे से मुकाबला कर रही है, अगर उसकी बिजली 7 सेंट की है तो हमारे को क्यों नहीं मिलती? अगर रीजनली हम कॉम्पिटिटिव हो जाएं, इंटरेस्ट रेट अगर रीजन में 5 से 6% है तो हम 10.5% पे। इंडस्ट्री चलेगी तो डॉलर आएंगे, इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार बनेगा, इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स आएगा। हम इधर इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, उससे टैक्स के हम अपने टारगेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं और हम कहते हैं बेरोज़गारी क्यों हो रही है। ऐसे काम नहीं होगा। उसके लिए सर जोड़ के बैठ के सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सख्त फैसले होंगे तो काम होगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा। कामरान अरशद साहब, आप इस पे रोशनी डालिएगा। अमेरिका से हमने मुआहदा किया था 18% पे, बड़ी हमने 19% पे बड़ी खुशियां मनाई थी कि अब हमारी बरामदात बढ़ जाएंगी। दिसंबर तक तो बढ़ी नहीं, जनवरी का नंबर ऊपर गया। अब इंडिया का भी एग्रीमेंट हो गया और इंडिया का सिर्फ अमेरिका से मुआहदा नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान है। रूस से तेल ख़रीदने वाली शर्त है, वो छोड़ेंगे या नहीं ख़रीदेंगे पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपनी इंडिया वाली डील को बोला है मदर ऑफ़ ऑल डील्स। तो हम जिस GSP प्लस सिस्टम के ऊपर हम बड़े खुश थे कि हमें 1-1.5 अरब डॉलर की इजाफी मार्केट मिली हुई है, वो अब इजाफी मार्केट आपसे छिन जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स के ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर जो इंडिया का है उसको मार्केट रसाई होगी यूरोपियन यूनियन में। आप इस पोजीशन में होंगे कि कम्पीट कर सकें या आउट हो जाएंगे मार्केट से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समझता हूँ कि जो सारी बातें SM तनवीर साहब ने कही वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। और आपने बात की ये इंडिया का टैरिफ जो अमेरिका ने दिया 18% पे, हमें 19 दिया। तो जब हमें 19 मिला भी था तो हम शायद उस वक्त बड़े खुश हो रहे थे कि बांग्लादेश और वियतनाम को 20% मिला है, इंडिया को 25 मिला था। 25 उनका टैरिफ था और 25% इजाफी उन पे रशियन तेल ख़रीदने का लागू हो गया था। चाइना का इस वक्त कोई 35% के करीब फ्रोज़न है। तो मैंने तब भी कई प्रोग्राम्स पे, शायद आपके प्रोग्राम पे भी कहा था कि मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही, बिकॉज़ हम अमेरिका को $5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं एंड $2 बिलियन इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारा उनसे ट्रेड डेफिसिट है ही $3 बिलियन का, जबकि बांग्लादेश का कोई 7 से 8 बिलियन डॉलर का है, इंडिया का 48 बिलियन डॉलर का और वियतनाम का 125 बिलियन डॉलर का। तो हमें तो 15 से 16% मिलना चाहिए था, बिकॉज़ हमारा ट्रेड डेफिसिट विद US सबसे कम है पूरे ख़त्ते में। प्लस हमारी चूँकि कॉस्टें इतनी हाई हैं, जैसे SM तनवीर साहब ने कहा, तो अगर हमें 15-16% मिलता। लेकिन आपने देखा है कि इंडिया ने सक्सेसफुल लॉबिंग बैक चैनल इंगेज करके अमेरिका से 18% ले लिया और उनका सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमसे कम है। और उधर से उन्होंने यूरोप के साथ भी ये ड्यूटी फ्री डील कर लिया, जहाँ उनका 12% था उनकी सारी प्रोडक्ट्स पे, और हमें GSP प्लस की वजह से ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस थी। तो जो यूरोप वाला एग्रीमेंट है वो रेटिफाई होते होते EU कमीशन, EU पार्लियामेंट से कोई 9 से 10 महीने लग जाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमारे लिए 2 अहम डेडलाइंस हैं। एक, जब इंडिया यूरोप में एक्चुअली एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, एग्रीमेंट के 9 या 10 महीने बाद जो एग्रीमेंट हो गया, तो 9 या 10 महीने बाद जब वो फॉर्मलाइज हो जाएगा, तो साल के आखिर तक जब इंडिया की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट को ख़तरा पड़ सकता है टू यूरोप। दूसरा, ये जो आपका IMF प्रोग्राम है ये आपको सितंबर 2024 में मिला था, ये नवंबर 2027 में लैप्स कर रहा है। तो हमारे पास अब लेस दैन 2 साल रह गए हैं
जिसमें हम अपना हाउस एंड ऑर्डर कर लें। एंड जैसे ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात की, जिसमें बिजली है, गैस है, इंटरेस्ट रेट है, टैक्सेशन है, ये चारों चीज़ों को एड्रेस करना है। अगेन हमारा काम हर दफ़ा हुकूमत वक्त को तनकीद करना नहीं होता, लेकिन अपनी डिमांड्स इंडस्ट्री के बिहाफ पे एंड फॉर द कंट्री हमेशा बार बार सामने रखना। तो अगेन हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर साहब के, कि जब भी उन्होंने फ्राइडे को ये जो 4 रुपये 4 पैसे इंडस्ट्रियल टैरिफ में रिडक्शन प्लस ERF में 3% की कमी प्लस व्हीलिंग, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन। ये पहला कदम है गवर्नमेंट को रियलाइज़ होने में, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन, वरना हम फिर इससे ज़्यादा सख्त और कड़े IMF प्रोग्राम में जाएंगे नवंबर 2027 को, अगर हमने अपना हाउस एंड ऑर्डर ना किया। और हमें फ़ैसला करना है कि क्या हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, या हम इसी में खुश हैं कि हमारे पास इस साल 8 से 10% की ग्रोथ के साथ 40-41 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस आ जाएगी एंड हम दोस्त ममालिक के पैसे रिज़र्व में अपने रख के अपना काम चलाएंगे। हमें एज अ कौम, वैसे कौम फ़ैसला करना है कि क्या हमने अपने लोगों को रोज़गार देना है, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री को कल को लार्ज इंडस्ट्री बनाना है या नहीं बनाना, एंड इकॉनमी को आगे चलाना सही है। मोहम्मद रेहान हनीफ साहब से भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लें। रेहान साहब, क्या आप सोचते हैं कि हम IMF से निकलने की पोजीशन में होंगे अगले साल 1.5 साल के अंदर, क्योंकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैपेसिटी अदर देन आपकी रिमिटेंसेस उसमें इजाफा नहीं हुआ, आपकी FDI फ्लोज नहीं बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। वो जो 25 अरब डॉलर या 22 अरब डॉलर सालाना फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी दफ़ा UAE का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि साल के लिए रोल ओवर कर दो, और वो अभी जो कुछ हमारे साथ कर रहा है UAE, वो भी सबके सामने है। चाइना से भी कहना पड़ता है और सऊदी अरब से भी दरख्वास्त करनी पड़ती है। हम इससे निकलेंगे नहीं आसानी से, बड़ा मुश्किल चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, इस वक्त कोई सूरत नज़र नहीं आती कि हम IMF के चुंगल से निकल सकें। अगर जो इक़दाम अभी, जो बातें SM तनवीर साहब ने की हैं, अगर वो सब पे इम्प्लीमेंटेशन अभी से भी शुरू हो जाए, तब भी ये साल 1.5 साल में हम इतना रिकवर नहीं कर सकेंगे कि हम IMF के नए प्रोग्राम में ना जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगला प्रोग्राम IMF का हमें लेना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स, देखिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ही एक ही वाहिद हल है पाकिस्तान के पास कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जैसा कि तनवीर साहब ने भी कहा, कि हमें रीजन से कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। अब हमारी बिजली उनसे महंगी है रीजन से, हमारी इंटरेस्ट रेट उनसे महंगा है, हमारी गैस उनसे महंगी है, हमारी पानी तक उनसे महंगा है। तो अब आप देखिए, गैस 4000 रुपये में कैप्टिव पावर को दी जा रही है, जबकि उसकी क्रॉस सब्सिडी दे रहे हैं, ये फर्टिलाइज़र को 1500 रुपये में दे रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में सब्सिडी दी जा रही है इंडस्ट्री को। कैसे कम्पीट करेंगे जब हमारी कॉस्ट ही अपने रीजन से, इंडिया से, बांग्लादेश से 13 से 15% महंगी होगी, तो हमसे कौन माल लेगा। और दूसरा, अब तो ये मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर बैठना पड़ेगा गवर्नमेंट को और ताजिर बरादरी को, और बैठ के एक लाएअमल तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आने वाले चैलेंजेस से निपटें और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। सर, एक और मसला भी है, पहले आप ही रेहान साहब इसका जवाब दे दें। जो पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स रेट है, कुछ 60% तक इंडस्ट्री पे चला जाता है और 40% तक सैलरीड क्लास के ऊपर चला जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये किलिंग है बाकायदा। आपकी सैलरीड क्लास भी चीखें मार रही है, उसके लिए 100 रुपये में से 40 उसको कट जाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से इन्फ्लेशन सालाना जो पिछले 3-4 सालों में तो 40% तक जा रही थी, मार छोड़ा उसने एक आम आदमी को। इंडस्ट्री के ऊपर 60% है। तो क्या इज़ इट सस्टेनेबल कि हम इतने हाई टैक्स रेट के साथ तवक्को रखें कि कोई SM तनवीर साहब 10 और इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, रेहान साहब आएंगे तो वो और कारोबार खोलेंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हायर टैक्स जो है वो आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट नहीं करता। अभी जो माजी करीब में जो जितने भी यहाँ से फैक्ट्रीज, जो जितने भी लोग यहाँ से कारोबार समेट के चले गए हैं, उसमें जो बिगेस्ट रीज़न था, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो था वो हायर टैक्स, ये जो ख़ास तौर पे जो सुपर टैक्स लगाया ये है। तो ये बिल्कुल इस आने वाले बजट में गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो सुपर टैक्स है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि सुपर टैक्स से गवर्नमेंट को आमदनी इतनी नहीं हुई जितना नुकसान हो गया है।
तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि हायर टैक्स आपके, जारी बात है, एक जो बिजनेसमैन है वो वही जगह ढूंढेगा जहाँ पे या टैक्स ना हो या कम हो। तो इतने बड़े टैक्स के साथ, इतने हाई टैक्स के साथ मुमकिन नहीं है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ऐसे तनवीर साहब, जो पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज गई हैं उनके यहाँ जाने में भी एक बड़ा फैक्टर पाकिस्तान में ये जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसने रोल अदा किया। तो हम इसके ऊपर खुल के बात क्यों नहीं करते? अपनी जमा तफरीक तो करनी चाहिए, हिसाब किताब तो रखना चाहिए कि 100 अरब, 200 अरब, 300 अरब, 325 अरब कितना हमने साल में कमाया है और इसकी कॉस्ट हमने क्या पे की है। लोगों को कितनी, वो आबादी का बड़ा हिस्सा है जिनकी कुव्वत ख़रीद हमने ख़त्म कर दिया सैलरीड क्लास की, और इंडस्ट्री में हमने नई इन्वेस्टमेंट आने का रास्ता बंद कर दिया। देखिए, अभी जैसे कामरान अरशद साहब और रेहान हनीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जब कोई कमाएगा तो काम करेगा ना, जब कमाएगा ही नहीं तो काम क्यों करेगा। अगर आप इतने हाई रेट ऑफ टैक्सेस रखेंगे, ऊपर से सुपर टैक्स लगा देंगे, तो आप टैक्स ही बोलते हैं ना। 4 साल से अगर आप इसको लगा रहे हैं तो ये टैक्स ही है ना। ये तो 60% से ज़्यादा अगर आप इसको इंडस्ट्री को चार्ज करेंगे तो उसने करना क्यों है काम। अगर मल्टीनेशनल, चले हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम तो गलत बात कर रहे हैं, हम तो झूठ बोल रहे हैं, तो जो आदमी मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्यों छोड़ के जा रही हैं। आप इस वक्त बात कर रहे हैं नई इंडस्ट्री लगने की, मैं तो बात कर रहा हूँ पुरानी नहीं बच रही। इस वक्त जो पुरानी इंडस्ट्री बंद हो रही है उसको कैसे हमने बचाना है, उस पर भी हम बात कर लें, क्योंकि इस हालात में इंडस्ट्री का चलना ख़तरनाक है। अगेन मैं समझ रहा हूँ, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की भी मजबूरियाँ हैं, बट हमने निकलना तो है ना। हमने जब तक हम आपस में बैठ के इस तरह का प्लान चार्ट आउट नहीं करेंगे जिसमें हम फुल पावर से बाहर निकल जाएं, तो ये IMF के चुंगल में फंसेंगे ही फंसेंगे। इस टैक्सेशन के सिस्टम के अंदर नहीं चल सकते। 4 साल का टैक्स है ये सुपर टैक्स जो अभी बात की, 2022 से लेकर 2026 आपने चार्ज कर दिया। अब ये जो 217 अरब रुपए है, ये आप कहते हैं कि मार्च से पहले पहले आप सारे दे दो। इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, कैश क्रंच है मार्केट में। अब आपने ये भी जो 217 अरब ले लेना है, ये तो सब बंद हो जाएंगे। भाई 4 साल का टैक्स है तो 4 साल में ले लो ना, इसकी किस्तें बना दो। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हायर कोर्ट ने फैसला कर दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट को पे करना पड़ेगा, तो उसकी 4 साल की किस्तें बनाएं आप उसको, या जो हमसे टैक्स, जो हमारे टैक्स रिफंड है उसमें इसको जाके एडजस्ट कर दें। अब क्योंकि आपने अकाउंट फ्रीज कर देने हैं, FBR के पास ये पावर है, उसने सबके अकाउंट फ्रीज करने हैं, उससे पैसे निकालने हैं। एक अफरा तफरी का आलम है। कोई भी बिजनेसमैन इन हालात में कारोबार नहीं करता जब तक आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल दुनिया में पॉलिसी दी जाती है। जो हालात पिछले 3 साल में गुजर गए हैं, इसके मुताबिक किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो चलते यूनिट हैं वो बंद हो रहे हैं इस वक्त। तो हमें एक पॉलिसी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। हमारे हारून अख्तर खान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी बना ली हुई है, बट खुदारा उसको जल्दी अप्रूव करें, उसको मार्केट में लेकर आएँ, हमें बताएं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जब तक हमें अगले 10-15 साल का नहीं पता, हम क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे। और इंडस्ट्री लगा कर अगर बंदी करनी है या इंडस्ट्री ने बैंकरप्ट ही होना है, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, इतनी हाई रेट ऑफ बिजली के ऊपर, टैक्स के ऊपर, प्लस एक्सटॉर्शन, टैक्स के साथ एक्सटॉर्शन भी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो किस तरह से चलनी है। तो IMF के प्रोग्राम से निकलने का चांस नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे हम निकलें, हमारी दिली ख्वाहिश है पाकिस्तानी हम निकलें, बट जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से मुश्किल लगता है। कामरान साहब, कितनी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान से बंद हुई, कितने यूनिट्स हैं जो बंद हुए, और कितना कैपिटल यहाँ से दीगर ममालिक में चला गया, कोई बांग्लादेश चला गया, कोई वियतनाम चला गया, या किसी और मुल्क में चला गया? कुछ आपके पास इंडस्ट्री का सर्वे या कुछ रिपोर्ट असेसमेंट मौजूद है? सर, एप्टमा मेंबर मिल्स तो कोई 150 से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं। एंड एप्टमा के मेंबरों को छोड़ के अगर आप कराची, फैसलाबाद, शेखुपुरा, मुल्तान, तो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बंद हुई है। रही बात फ़्लाइट ऑफ कैपिटल की, तो आफ्टर ऑल आपने देखा है कनाडा में, पोर्चुगल में, दुबई में पाकिस्तानी हैं जो मोस्टली गए हैं। अब आप उनको ट्रेस कर सकें कि ना कर सकें, लेकिन आपके यहाँ हर दूसरे तीसरे महीने पाकिस्तान के हर बड़े शहर में
दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो भी हो रहा है। तो ये तो हम हमारी रेगुलेटर से और हुकूमत वक्त से ख़ुद इस्तदा है कि ये इसको आप ही रेगुलेट कर सकते हैं। वहाँ हुंडी हवाला वाले बैठे होते हैं एंड मेरा ख्याल है अभी हाल ही की रिपोर्ट थी $100 बिलियन पाकिस्तानियों का दुबई में है। तो अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा किए होते, आपकी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती, तो फिर ये सारा कैपिटल यहाँ लगता। आप ही के शो पे मैंने पिछली दफ़ा बोला था कि जो मुझे लग रहा है पूरे साल का 30 से हार्डली $30-31 बिलियन एक्सपोर्ट होगी एंड जो इंपोर्ट है वो $68 बिलियन होगी। तो अभी 7 महीने का जो लेटेस्ट डाटा है उसमें कोई $22 बिलियन का तो आपका ट्रेड डेफिसिट बन गया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस है। तो लग ऐसे ही रहा है कि आपकी इंपोर्ट एक रैकेट लेवल पे जा रही है। अगर आप एक्सपोर्ट भी नहीं मेंटेन कर सकते या बढ़ा सकते तो इंपोर्ट का भी मुंह आपने खोल दिया, वो भी ख़ास तौर पे ऐसे टाइम पे जब तेल अपनी 5 साल कम तरीन सतह पे रहा है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता ये कोई जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ईरान और अमेरिका की है, तेल बढ़ गया तो फिर आपका तो सारा बजट आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका बजट जनरली $60 से $65 के तेल पे होता है। तो ये सर गवर्नमेंट का काम है, इन्वेस्टमेंट लाना, इंसेंटिव्स क्रिएट करना, पॉलिसी ठीक करना, इंपोर्ट को कंट्रोल करना, कैपिटल फ्लाइट को रोकना एंड लोगों के लिए रोज़गार। आज सुबह मैं पढ़ रहा था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि कम से कम आने वाले 10 सालों में हुकूमत को 3 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी। आई डोंट नो 10 साल था या सन 2030 तक। तो ये तो सर गवर्नमेंट का काम है, ये इनको एक एक्सपोर्ट एमरजेंसी लगानी है। जैसे एसएम तनवीर साहब ने कहा है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी होगी, और वो चाहे 3 साल की हो 5 साल की हो, वो आपको लानी होगी हर हालत में, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इस मुल्क में। रेहान साहब, जो आजकल एक बहुत सुनने में आता है कि ये जो या डिजिटल करेंसीज हैं, क्रिप्टोज वगैरह को यूज़ किया जाता है और पैसा कारोबारी बरादरी जो है पाकिस्तान से निकाल के बाहर ले जा रही है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है। और देखें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल पाकिस्तान से हो रहा है वही रोक लें तो काफ़ी है। अब किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों का कैपिटल जो है वो बाहर जाने से आप रोक लें, और वो आप अपनी पॉलिसी से ही रोक सकते हैं। किसी को आप ज़बरदस्ती पकड़ नहीं सकते कि आप अपना कैपिटल ना लेके जाएं। तो कुछ आपके पास बनाने की जरूरत अंदाजा है, कुछ असेसमेंट है कि कितनी कैपिटल फ्लाइट है एनुअली पाकिस्तान से, कितना पैसा है जो दुबई जा रहा है या किसी दीगर ममालिक में जा रहा है? सरमायाकारी चाहे इंडस्ट्री में हो रही हो या प्रॉपर्टी में हो रही हो, लेकिन कैपिटल फ्लाइट हो रही है। अगर ये तो IMF के प्रोग्राम से भी शायद ज्यादा फिगर हो जाएगी। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर है जो फ्लाइट हो जाता है यहाँ से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है यहाँ से। एक मिसाल दे दूं मैं आपको सिर्फ छोटी सी, क्योंकि दुबई प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि सालाना वहां पर मतलब इन बिलियंस ऑफ डॉलर तो पैसा लोग कहते हैं कि दुबई प्रॉपर्टीज में सालाना पाकिस्तान से लग जाता है। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं। जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे कराची, मैंने उनको कहा था आपने जो प्रॉपर्टीज पे 7E है आपका, जो 1% आप लेते हैं, तो आप ये हिसाब लगाएं कि वो आपको उस इनकम ज्यादा हो रही है या उसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है। पता ये चल रहा है कि आपने 20 अरब रुपए वसूले हैं, इनकम की है, और 200 अरब रुपए आपका मुल्क से बाहर चला गया। तो ये तो आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इसको ख़त्म करें। तो ये मैं बार बार ये बात करता हूँ कि FDI की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर आप अपना ही पैसा पाकिस्तानी बाहर जाने से रोक लें, और वो पॉलिसी से रोक सकते हैं, वो आप किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, डंडा मार के नहीं रोक सकते जी, वो ज़माना चला गया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे तनवीर साहब से दोबारा इसी इशू से सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में एक और जो नई चीज़ हमें देखने में मिलती है, पाकिस्तान में गुर्बत में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। जो सरकारी इदादोशुमार हैं वो तो थोड़ा इजाफा दिखाते हैं, लेकिन बाज़ जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनके ख्याल में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। वो तो 20-22% तक एस्टिमेट करते हैं। अब इस सूरत हाल में हमें अगर सैलरीड क्लास के ऊपर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा जायज़ा लें तो हम उनके साथ शायद बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। उनकी क़ुव्वत ख़रीद हमने इतनी कम कर दी है, पहले तो 100 में से 40 रुपये काट के 60 रुपये उनको देते हैं, बाकी जो 60 रुपये उसके ऊपर उनको देते हैं हम,
वो दूध खरीदने जाते हैं तो दूध के डब्बे के ऊपर 18% टैक्स लगता है, दही का डब्बा खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, कोई चीज़ जो किचन आइटम की खरीद के घर लेकर आते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लगता है, गैस के बिलों के ऊपर टैक्स लगता है। तो उसके पास एक्चुअली डिस्पोजेबल इनकम बचती नहीं है। जो अगर पाकिस्तानी सनतें, बाज़ ब्रांड्स अच्छे पाकिस्तान ने बना लिए, कपड़ों की सिर्फ बात कर लें तो बड़े बड़े नाम हैं जो दुनिया सारी में जाने पहचाने जाते हैं। डिस्पोजेबल इनकम होगी तो सर्व करेगा उसके ऊपर, नहीं तो वो तो बच्चों को रोटी मुश्किल से खिलाएगा और उसकी फीसें स्कूल की फ़ीसें बड़ी मुश्किल से पूरी करेगा। एसएम तनवीर साहब, ये एक अलमिया है बाकायदा। मैं बाज़ लोगों की हालत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो बाकायदा गुर्बत का शिकार हो गए, जो दरमियाने दर्जे के अच्छे सफ़ेद पोश लोग थे, ज़िंदगी अच्छी बसर कर रहे थे, बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लेते थे। अब उनके पास इतनी आमदन नहीं है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीसें रेगुलर दें और साथ जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसको भी वक्त पे अदा करें। नदीम साहब, मैं थोड़ा सा आपको जो ब्रेक से पहले आपने बात की थी वो करना चाहूँगा, फिर मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। आप बात कर रहे थे कि डंडा मार के तो हम फ्लाइट ऑफ कैपिटल को नहीं रोक सकते। देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज अभी हमारे पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट बनी है। हम मिलिट्री वाइज अल्हम्दुलिल्लाह एशियन टाइगर बने हैं, हम इंडिया से वॉर जीते हैं, हर जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त हो रही है, हमारे फील्ड मार्शल साहब की इज़्ज़त हो रही है। जब ये रिस्पेक्ट बढ़ रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे आया। हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बूम कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज के बाद जो पैसा है वो निकल के जाता है प्रॉपर्टी में, जब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और प्रॉपर्टी के बाद फिर वो पैसा आता है इंडस्ट्री के अंदर। अब मसला आ रहा है कि ये जो पैसा निकल के जा रहा है वो जा तो प्रॉपर्टी में रहा है, बट वो दुबई की प्रॉपर्टी में जाना शुरू हो गया, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा। कि जैसे ही अभी आपको रेहान हनीफ साहब ने 7E की बात की, इसी तरह से हमने इतने हैवी टैक्सेस लगा दिए हुए हैं। रियल इस्टेट बिजनेस जो होता है, हम फाइलों के खिलाफ हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं। रियल इस्टेट बिजनेस जो होता है उसमें घर बनते हैं, उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें 78 इंडस्ट्री है जो उसके साथ चलती है। कोई सीमेंट बना रहा है, कोई सरिया बना रहा है, कोई रबड़ बना रहा है, कोई शीशा बना रहा है, कोई प्लास्टिक बना रहा है, कोई 78 इंडस्ट्रीज है। तो हमने इस पे भी इस रियल इस्टेट पे इतना हैवी टैक्सेशन कर दी तो वो भी सारा बंद हो गया। तो वो जो बंद हुआ तो वो जो पैसा था, वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल था, वो पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया। हमें यहाँ पर एक देनी है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जब मैं एक सही लाइन पे सही करेक्ट पॉलिसी देंगे, जब लोगों को नफ़ा नज़र आएगा तो यही पैसा दुबई से पाकिस्तान वापस भी आ सकता है। तो डंडा मार कर अगर हम सख्ती करेंगे पैसा नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं रोक सकता। पैसा बहुत इजीली मुल्क से बाहर जा रहा है। तो खुदारा हमारे को चाहिए है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए है कि इस सेक्टर को भी फोकस्ड हों और उसको चलाएंगे तो 78 इंडस्ट्री फर्दर चलेगी। अब ये जो इंडस्ट्रियां बंद है, अब मैं आपके टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, ये जो इंडस्ट्रियां बंद है इसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। आप तो गवर्नमेंट 7.1 कह रही है, डॉक्टर हफीज़ साहब 22 कह रहे हैं, मैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये एक फेयर है मेरे को कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इससे भी बहुत ज़्यादा है। मैं फिगर नहीं ले रहा हूँ, मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है कि ये खौफ वाली बात है। बेरोज़गारी बहुत ख़तरनाक है। अब जो लोग हमारी ही फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हमारे ही ऑफिस पे काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरीज मिलती है उस पर भी टैक्स लग गया जो आपने कहा। साथ ही साथ वो जो मार्केट में जाके चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर भी सेल टैक्स लग जाता है, फर्दर टैक्स लग जाता है। वो ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं उस पर भी टैक्स लग जाता है। ये इतनी हैवी टैक्सेशन में एक आम आवाम भी मर गया है। और जो इन्फ्लेशन हुई है, देखें ना आप, 2 साल 3 साल पहले 90 रुपए का डॉलर था, आज 280 का डॉलर हो गया। ये किसी को समझ ही नहीं आ रही है। हमारे जैसों के घर में खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि होता क्या है। तो आम आवाम के साथ क्या हो रहा होगा, तो वो दिन ब दिन पिसती जा रही है। तो इसके लिए एक ही हल है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम दें। इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और इंडस्ट्री वर्क चलेगी जब वो रीजनली कॉम्पिटिटिव होगी। और जितना हैवी आप टैक्स कर देंगे यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। जितनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बढ़ जाएगी, यहाँ पर नहीं कोई काम करेगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर चाहिए, हम उसको फैसिलिटेट करें, हम उसके साथ बैठें कि तुम्हारे को क्या मसला है हमें बताओ, तुम फैक्ट्रियाँ लगाओ। और अब इन हालात के बाद फैक्ट्री वह भी चलेगी जब हम मिनिमम 10 साल की एक पॉलिसी दें।
सही है। कामरान नरशद साहब, इस वक्त अगर आप डॉलर की और गोल्ड की इंटरनेशनली सिचुएशन देखें, अगर पाकिस्तान से बरामदात की बात करते हैं तो आपको जो बाहर की करेंसीज हैं उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फिनोमेना इंटरनेशनली डेवलप हो रहा है, जिसको ट्रंप की जो ट्रेड वाली टेरिफ वाली पॉलिसी थी, हो सकता है उसने उसको फर्दर ट्रिगर कर दिया, एक्सपेडाइट कर दिया, लेकिन वो जो इवेंचुअली आउटकम उसकी होगी वो हमारी बरामदात के ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर भी असरअंदाज होगी। मुझे लगता है कि ये डॉलर वाली सिचुएशन के ऊपर भी हमारी कोई पॉलिसी होनी चाहिए, नज़र रखनी पड़ेगी कि ये किधर को जा रहा है। दुनिया सारी डॉलर बेस्ड जितनी उन्होंने सिक्योरिटीज़ खरीदी हुई थी लिक्विडेट करके गोल्ड में जाना शुरू हो गई और गोल्ड की प्राइसेस आप देखें 5,000 पे पहुंच गई हैं। क्या हमें इसके ऊपर कोई जायज़ा लेने की ज़रूरत है या बिल्कुल आंखें बंद रखें? मेरा ख्याल है सर मलिक साहब, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कि पहले तो हम अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, और अपना हाउस एंड ऑर्डर वो तभी होगा जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तब जा सकते हैं जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस ठीक करेंगे। और पाकिस्तान को बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। लेकिन ये है कि हमें अगर इस चुंगल से निकलना है कि जहाँ हमारी इंपोर्ट मोर देन डबल ऑफ आर एक्सपोर्ट है, तो हमें सर अपना हाउस एंड ऑर्डर करना है, अपनी पॉलिसीज़ ठीक करनी है, लोगों को काम पे लगाना है। एंड मैं समझता हूँ कि सर बहुत ज़्यादती है जो आप सैलरीड क्लास के साथ इस मुल्क में कर रहे हैं। बजाय टैक्स नेट बढ़ाया जाए, आप सबसे पहले सैलरीड क्लास से इतना टैक्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और फिर उसके बाद अगला नंबर कॉरपोरेट सेक्टर का या इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो टैक्स नेट में होता है। बजाय टैक्स नेट बढ़ाएं और मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लाएं, ये वो कर नहीं पाते। और पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में सब्सटैंशली कम है, इवन श्रीलंका के मुकाबले में। जब तक हम अपने टैक्स टू जीडीपी रेशो को जो मौजूदा 8-9% पे है एफबीआर या फाइनेंस मिनिस्ट्री के आज़ादोशुमार के मुताबिक, जब तक हम इसको 16 से 17% पे नहीं लेके जाते, तब तक सर हम इसी कौलू के बैल में फंसे रहेंगे, कभी आईएमएफ के पीछे, कभी दोस्त ममालिक के पीछे, और ऊपर से फिर हमने इंपोर्ट्स का भी मुंह खोला हुआ है और हम साथ में अपनी पॉलिसी भी नहीं ला पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज करनी होगी। जितने ये शाहाना प्रोजेक्ट्स हर ईसीसी या एक्नेक में अनाउंस करते हैं या एमएनए एमपीए हजरात को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देते हैं, तब इन्हें कोई आईएमएफ का ख्याल नहीं आता। तो सर इस वक्त ना एक बड़ी इकोनॉमिक एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है ताकि आपका मुल्क पीछे ना जाए। एंड जितनी आपकी एक्सपोर्ट इस वक्त कम से कम आपकी एक्सपोर्ट $1.5 बिलियन कम है कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर, और आपकी इंपोर्ट कोई $4.25 बिलियन ज़्यादा है कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर। आपको इस डिक्लाइन को रोकना है, अर्जेंट बेसिस पे रोकना है, और वो काम फाइनेंस मिनिस्ट्री एफबीआर स्टेट बैंक का। रेहान साहब, आखिरी 2-3 मिनट हैं, तो 1 मिनट 1.5 मिनट में आप जवाब दे लें, फिर तनवीर साहब से भी पूछ लेंगे क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। देखिए, जो अब आने वाला वक्त है, ख़ास तौर पे जो इंडिया की अमेरिका से भी डील हो गई और यूरोप के साथ भी होने वाली है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। फौरी तौर पर चैम्बर्स, फेडरेशन और जो बड़े बिजनेस लीडर्स हैं वो और गवर्नमेंट बैठे और जो तनवीर साहब बात कर रहे हैं पॉलिसी की, जो एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं ताकि हम आने वाले चैलेंजेस से निपट सकें। और एक आखिरी बात ये कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर कोई सर्वाइवल नहीं है। पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, वो एक्सपोर्ट से वाबस्ता है। एक्सपोर्ट्स होगी, उससे हमारे रोज़गार भी मिलेगा, हमारे पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज भी होगा और गवर्नमेंट को भी इनफ टैक्सेस मिलेंगे। तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट से मुमकिन है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। तनवीर साहब, आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट के अलावा आपके पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आपने कम करना है, आपने रीजनली कॉम्पिटिटिव करना है। हम कहीं सब्सिडी की बात नहीं करते, रीजन में जो प्राइस है उस पे आपको लाना पड़ेगा और साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करें। जब तक आप 10 साल 15 साल एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं देंगे, जो हालात हो गए हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जो लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, वो नस्ल भी नहीं लगाएगी आगे, उनकी आने वाली नस्ल भी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगी। जब तक आप उसको एक पॉलिसी नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन का बहाल नहीं होगा, ये फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी।
कामरान साहब, आपकी तजवीज़? सर, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए और इस सारे ट्रेंड को रिवर्स करना चाहिए, रोकना चाहिए। जैसे तनवीर साहब ने कहा, दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को अर्जेंट बेसिस पे करना है। उसके लिए हमें सज़ा ना दें बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ताजर को। गवर्नमेंट ख़ुद उसकी फिस्कल प्रोविजनिंग बजट में करे। बजट वैसे भी 4 महीने दूर है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। दूसरा सर, आपको SM तनवीर साहब, कामरान अरशद साहब और मोहम्मद रिहान, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।